आप सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो में जितनी भी नोटिफिकेशन हो वीडियो की सारी आपके तक पहुंच जाए। तो आपने सब्सक्राइब कर ले। मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोफेसर ऑफ एवरीथिंग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिक्स के ऊपर कि आखिर क्या मतलब होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। मॉडर्न टेक्निक, ट्रेडिशनल टेक्निक, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, स्कोप्स, और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो किस तरीके से बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल जो अदा करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा क्या आप ही का चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो पुराना चैनल था वो किसी कारणवश रिमूव हो चुका है। जो हमारा नया चैनल है हमने नए सिरे से फिर से शुरुआत की है। तो 2025 चाहते हैं कि एक बहुत ही अच्छा ईयर हमारे लिए आगे साबित हो। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुंचनी चाहिए वो हम अपने इस पर्टिकुलर चैनल के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो और भी ज़रूरी हो जाता है कि गुरुकाशी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कुछ भी एक्टिविटी हो रही है उसका आप तक पहुँचना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कॉन्टेंट। तो बेसिकली जो हम बात करेंगे, ओवरव्यू है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर। इसमें हम देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या क्या अप्रोचेस होती हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स एंड की डिसीजंस कौन कौन से होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। और जो आपको पता होना चाहिए कि अकाउंट डिपार्टमेंट अलग होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, डायरेक्टर फाइनेंस, बहुत सारे एक पोस्ट्स होती हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो किस तरीके से वो काम करते हैं भाई हम आज इसमें पढ़ेंगे। तो ये हमारा आज का टेबल ऑफ कंटेंट बोलते थे हम, जहाँ इंडेक्स बोले कि हम जी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। इंट्रोडक्शन देखेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजंस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, रिस्क मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसीजंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। तो ये जो पर्टिकुलर हमारा क्या रहने वाला है आज का एजेंडा, हमारी आज की क्लास का एजेंडा ये रहेगा। लेकिन अगर आप अच्छे से सुनेंगे, लेक्चर को अच्छे से देखेंगे, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। पहले देखते हैं कि डेफिनेशन में आखिर क्या लिखा हुआ है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। आप सबको पता ही होगा कि हमारा मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन होती है। जब मैनेजमेंट क्या होता है, हमारा मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि मैनेज करना। मैंने आपको बहुत बार बताया कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन, मैनेजमेंट के जो वर्ड है उसी में ही मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। सबसे पहले क्या आ गया, ये देखिए क्या, मैनेज, मैनेज आ गया। उसके बाद क्या हमारे पास MEN, मैन, मैनेज किसको करना है, मैन को करना है। और कैसे करना है, टी, लास्ट में क्या होता है, टी, टैक्टफुली हम क्या करेंगे, मैनेज को मैनेज करेंगे जो भी हमारी वर्क फोर्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन डेफिनेशन क्या है मैनेजमेंट की, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, कोऑर्डिनेटिंग करना, डायरेक्टिंग करना, स्टाफिंग करना और लास्ट में कंट्रोल करना। ये बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक मीनिंग है किसका, फाइनेंस का, सॉरी मैनेजमेंट का। लेकिन अभी आप देखो कि साथ में एक वर्ड जुड़ा हुआ है फाइनेंशियल। तो करेंगे किसको, प्लानिंग तो करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग भी करेंगे, कंट्रोलिंग भी करेंगे, डायरेक्टिंग भी करेंगे, लेकिन किसकी करेंगे, फाइनेंस की करेंगे। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट के साथ कौन सा वर्ड ऐड हो चुका है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐड हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में परफॉर्म करेंगे, इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऐड करेंगे। तो देखते हैं डेफिनेशन तो आपने देख ली कि हम क्या करते हैं, प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे और मॉनिटरिंग करेंगे किसकी, फाइनेंस की।
जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनकी क्या करेंगे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे अचीव करना है। अब देखिए स्कोप, स्कोप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कोप में ही क्या है सारा कुछ। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं आपको बताऊं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया, फाइनेंसिंग डिसीजन हो गया एंड डिविडेंड डिसीजन हो गया। ये 3 डिसीजन होते हैं हमारे किसके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। अब मैं बताता हूँ आपको, हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ 3 चीज़ों पर ही टिकी हुई है। सबसे पहले क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सबसे पहले क्या था हमारा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिर क्या था हमारा फाइनेंशियल डिसीजन, और लास्ट में क्या आता है डिविडेंड। ये मतलब सीक्वेंस में नहीं है, आप आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हमारे क्या होता है, 3 डिसीजन होते हैं। अब अगर अपना सिलेबस भी देखोगे तो आपका सिलेबस जो है इन 3 चीज़ों के इर्द गिर्द ही है। सारा का सारा जो सिलेबस है इन 3 चीज़ों के इर्द गिर्द ही है। अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम क्या पढ़ते हैं, 2 हम पर्टिकुलर चीज़ें पढ़ेंगे, 2 टॉपिक पढ़ेंगे इन्वेस्ट डिसीजन में। सबसे पहले क्या आता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्या आता है, पहली चीज़ क्या आती है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, और दूसरा क्या है, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किस डिसीजन के अंदर आता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आता है। अब आपसे कोई पूछो कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है और कैपिटल बजटिंग क्या होता है, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आप बता सकते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, लेकिन कौन सा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वर्किंग कैपिटल। और अगर आपसे कोई पूछे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो वो क्या है, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, और ऑन द अदर हैंड जो हमारा वर्किंग कैपिटल वो क्या है, शॉर्ट टर्म डिसीजन है। अब वर्किंग कैपिटल होता क्या है, वर्किंग कैपिटल हमारे जो डेली खर्चे होते हैं उनको पूरा करने के लिए जो फंड्स हम रखते हैं अपने पास, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड्स फॉर मीट द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, उसे ही क्या बोलते हैं, हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। जो शॉर्ट टर्म की लिक्विडिटी को मीट करवाना, जो डेली बेसिस पे खर्चे होते हैं, वो हमारे पास इतना फंड भी होना चाहिए जो रोज रोज के खर्चे के लिए पूरा हो सके। ऐसा नहीं कि हमने सारा लॉन्ग टर्म के लिए ही सेट करके रखा है, नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए भी पैसे की बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है। फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, तो ये सारी चीज़ें आती है हमारी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। तो ये तो हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। अगर आपसे पूछे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या आता है, एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ते हैं हम, और दूसरा क्या पढ़ते हैं, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होते हैं, प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। तो प्रोजेक्ट का नेचर क्या होता है, लॉन्ग टर्म नेचर होता है प्रोजेक्ट का। और दूसरा नाम क्या होता है इसका, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हम इसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल को। तो ये तो हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। अब दूसरा हमारे पास क्या है, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में हमारे पास सबसे पहले फाइनेंसिंग डिसीजन में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर कि हमने अपनी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रखना है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, जस्ट अ मिक्सचर ऑफ डेट एंड इक्विटी। डेट एंड इक्विटी के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब डेट का क्या मतलब हो गया, डेट का मतलब हो गया लोन, कि हमने लोन कितना डालना है बिजनेस में और अपना पैसा कितना लगाना है, उसे क्या बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं हम। बेसिकली जो स्टैंडर्ड बोला जाता है वो क्या होता है, 2:1 कि अगर आप 1 रुपये अपना लगा रहा है तो 2 लोन लो। अब लोन क्यों लो, क्योंकि लोन में हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, इसीलिए कंपनी बहुत ज़्यादा डेट उठाती है। तो एक तो हम क्या पढ़ेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसमें थेरीज आएंगी, अलग अलग थेरीज आएंगी हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर में। दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कि हमने जब पैसा रेज करना है तो उसके लिए कितना खर्चा होगा। फॉर एग्जांपल आप 50 लाख का, जब 50,000 का लोन लेने के लिए बैंक में जाते हैं, तो क्या आपको 50,000 मिलते हैं असली में या नहीं मिलते। अब उसी को क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि जो कैपिटल हम रेज करेंगे उस पर हमें कितना खर्चा हो रहा है, उसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। यही एग्जांपल है, अगर 50,000 रुपये आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक मैनेजर आपको बोलता है कि स्टाम्प पेपर लगेंगे, कुछ स्टेशनरी का खर्चा होगा, घर से जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा होगा, तो कुल मिलाकर फॉर एग्जांपल आपका 5,000 तो खर्चा ही हो गया वो 50,000 लेने में लिए। तो उसी 5,000 को ही क्या बोलते हैं हम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अल्टीमेटली आपको मिला कितना, 45,000 ही मिला। क्यों? क्योंकि 5,000 तो आप खर्च कर चुके हैं ना, तो वो भी इसी के अंदर, इसी को क्या बोलते हैं, 5,000 को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। की कैपिटल को रेज करने के लिए जितना खर्चा लगा है उसी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं हम। फिर इसमें भी अलग अलग तरीके के टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल होते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ डिविडेंड, बहुत सारे होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लासेज में। एक और होता है हमारे पास फाइनेंशियल डिसीजन, उसे क्या बोलते हैं हम, लीवरेज।
वो क्या होती है, लीवरेज। लीवरेज भी फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर ही आता है। लीवरेज 3 टाइप की होती है हमारे पास, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज। जब हम फाइनेंशियल लीवरेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज के साथ तो हमारे के पास क्या आती है, कंबाइंड लीवरेज आती है, उसे सुपर लीवरेज भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली 3 डिसीजन होते हैं हमारे, वो फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर आते हैं। एक तो हो गया हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड लीवरेज। लीवरेज का मतलब डेट ही होता है, अगर किसी कंपनी ने ज़्यादा लोन उठा रखा है तो वो कंपनी हाईली लीवर्ड है। और लास्ट में क्या था हमारे पास, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में क्या होती है, रिटेन अर्निंग। इसमें क्या डिसीजन लेते हैं हम, जहाँ रिटेन अर्निंग रखते हैं, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, पे आउट। पे आउट क्या होता है कि जो हमने डिविडेंड दे दिया, जो हमने प्रॉफिट का पार्ट, जहाँ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसे क्या बोलते हैं, पे आउट बोलते हैं। और जो अपने पास होल्ड करके रख लिया उसे क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग बोलते हैं। ये डिविडेंड डिसीजन होता है। डिविडेंड में थेरीज हैं, 2-3 थेरीज हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब रिटेन अर्निंग क्यों रखते हैं, पे आउट क्यों रखते हैं, अब देखो डिविडेंड क्या होता है हमारा, डिविडेंड एक प्रॉफिट का पार्ट होता है। जब सब कुछ दे देते हैं हम, टैक्स वगैरह इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ देके जो अल्टीमेटली प्रॉफिट बचता है उसमें से फिर कुछ हम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पैसे किसने लगाए हैं, शेयर होल्डर्स ने ही लगाए हैं। तो उस पर्टिकुलर प्रॉफिट पे शेयर होल्डर्स का ही असली हक होता है। लेकिन हमारे पास दुविधा फंस जाती है, हम डायलेमा जो होता है वो हमारे सामने आ जाता है कि अगर हम सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमारे पास इतने पैसे ही नहीं बचेंगे कि हम आगे जाके इन्वेस्टमेंट कर सकें फिर से। लेकिन अगर हमने नहीं दिया डिविडेंड तो हमारी गुडविल पे असर पड़ता है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर आपने देखे होंगे, ऐसे देखे होंगे जो कंपनी को देखते हैं, कंपनी की स्टडी करते हैं, उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, डिविडेंड देखते हैं कि डिविडेंड देती है कंपनी या नहीं देती है। तो जो नहीं देती है तो फिर उनकी गुडविल पे असर पड़ता है, वो इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो आप यकीन मानो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये 3 डिसीजन ही है, पूरी की पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन 3 डिसीजन के इर्द गिर्द ही घूमती है। इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। आप अपना सिलेबस भी एक बार पूरा गो थ्रू कर लीजिएगा, फर्स्ट यूनिट से लेकर 4th यूनिट तक सारे के सारे ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं अभी कि जे हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर 3 डिसीजन के अंडर ये सारा का ही सारा आपका सिलेबस होगा। आपके सिलेबस में वर्किंग कैपिटल स्ट्रक्चर भी होगा, कैपिटल बस्टिंग भी होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी होगा, डिविडेंड भी होगा, रिटेन अर्निंग पे आउट रेशियो। तो ये बेसिकली यही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इसी के अंडर ही चीज़ों को हमने घुमाना है। फाइनेंशियल मैनेजर ने या डायरेक्टर फाइनेंस ने यही सारे डिसीजन लेने हैं कि कैसे कैपिटल स्ट्रक्चर रखना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहाँ से हमें कम सस्ता कैपिटल कंपनी में लेके आना है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को, इन्वेस्टमेंट को कैसे हमने बिल्कुल अप्रोप्रिएट रखना है, एफिशिएंट रखना है, एलोकेट करना है बिल्कुल प्रॉपर, और डिविडेंड देना है कि नहीं देना है ये भी उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, डिविडेंड कब रिलीज़ करते हैं हम, देना है या नहीं देना है, हमारी जो AGM होती है, AGM को क्या बोलते हैं हम, एनुअल जनरल मीटिंग। तो जो कंपनी की AGM होती है उसमें वो डिसाइड करते हैं कि डिविडेंड देना है या नहीं देना। अगर देना है तो फुल देना है, अगर कम देना है तो कितने % कम देना है। अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि 40% हम क्या करेंगे, डिविडेंड देंगे और 60% अपने पास होल्ड करके रख लेंगे, तो वो जो 40% इसे हम पे आउट रेशो बोलते हैं, और जो 60% इसे हम क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा लिखा चिट्ठा है, यही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, कि पहले टाइम में क्या बोला जाता था फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। पहले तो जो फाइनेंस था उसको किसका पार्ट माना जाता था, इकोनॉमिक्स का ही पार्ट माना जाता था, उसी के अंडर काउंट कर किया जाता था इसको। लेकिन अब क्या है, इकोनॉमिक्स अलग कर दी है और फाइनेंस अलग किया हुआ है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, बेसिकली ये जो प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड है, जो फंड प्रोक्यूरमेंट है, बेसिकली इसको हम मॉडर्न अप्रोच में पढ़ते हैं। इसको हम कहाँ पढ़ते हैं, मॉडर्न अप्रोच में पढ़ते हैं। चलो देख लेते हैं क्या कि फंड प्रोक्यूरमेंट का क्या मतलब होता है, परचेज करना, लेके आना। कैसे लेके आएंगे, तो ये सबसे पहले क्या होगा हमारे पास कि आइडेंटिफाई एंड सिक्योर सोर्स ऑफ फंड इंक्लूडिंग इक्विटी, डेट एंड रिटेन अर्निंग टू सपोर्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो पैसे, अब प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड का मतलब क्या है कि हमने इन्वेस्टमेंट तो करनी है, पैसे तो लगाने हैं, लेकिन पैसे आएंगे कहाँ से, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड बोलते हैं। इसी में क्या लिखा कि आइडेंटिफाई है, पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, निकालेंगे, रिसर्च करेंगे। किसे रिसर्च करेंगे कि सबसे सिक्योर सोर्स ऑफ फंड हमें क्या पड़ेगा, कि जिसे जहाँ से पैसा लेने के लिए हमें कोई फ्रॉड वगैरह ना हो,
जिसमें बिल्कुल सिक्योरिटी हो, जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, फेयरनेस हो। ऐसा हमने जरिया पहले ढूंढना है, ऐसा सोर्स ढूंढना है जहाँ पे हमें इस तरीके की सारी फैसिलिटी मिले, ताकि क्या हो कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। उसके बाद क्या किया, एलोकेशन ऑफ फंड। बेसिकली जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती थी उसको मैं बताता हूँ आपको कि ट्रेडिशनल अप्रोच में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को क्या बोला जाता था कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, मतलब ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ फाइनेंस, कि पैसे को बिल्कुल एक्यूरेटली लगाना है, ऐसी जगह पे नहीं लगाना कि जहाँ से हमें रिटर्न ना मिले। सब कुछ सोच समझ के पैसे लगाने हैं, हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो वेस्टेज ना हो। ऐसा ना हो कि हमने ऐसी जगह पैसे लगा दिए जहाँ पर हमें कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा हो। संक कॉस्ट, एक क्या चीज़ होती है, संक कॉस्ट। संक कॉस्ट भी पढ़ाएंगे हम आपको। संक कॉस्ट का क्या मतलब होता है कि ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना जहां पर हमें वापस कुछ भी ना मिले। ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना जहां से रिटर्न कुछ भी ना मिले, उसे संक कॉस्ट बोलते हैं। जैसे बहुत सारे आजकल जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाले सिस्टम चले हुए हैं, तो क्या करते हैं कि बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उनको पता है कि वापस रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो उसी को क्या बोलते हैं, संक कॉस्ट बोलते हैं। बेसिकली ये भी क्या चीज़ होती है, संक कॉस्ट, की ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना जहाँ पे रिटर्न में कुछ भी ना मिले, उसे क्या बोलते हैं, संक कॉस्ट। तो ऐसी चीज़ों से बचना है। आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या बोलती है कि ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करो, ऐसी जगह पर काम करो, ऐसी जगह पर टाइम वेस्ट करो जहाँ पर आपको फ्यूचर में कुछ ना कुछ रिटर्न मिले ही मिले। तो एलोकेशन ऑफ फंड्स का क्या मतलब, स्ट्रेटेजिकली एलोकेट प्रोक्यूर्ड फंड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सच एज कैपिटल प्रोजेक्ट्स, इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू ड्राइव ग्रोथ। ये जो अभी हमने पढ़ा है कैपिटल बजटिंग थोड़ा सा, तो इसी में हम क्या करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे फाइनेंस की। क्यों, क्योंकि प्रोजेक्ट लेने हैं, कौन सा प्रोजेक्ट लेना है, किस प्रोजेक्ट में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, किस प्रोजेक्ट में कम प्रॉफिट होगा। जो ज़्यादा प्रॉफिट वाला वो हमने लेना है, कम प्रॉफिट वाला वो है नेग्लेक्ट कर देना है। तो उसी को क्या बोलते हैं, एलोकेशन ऑफ फंड्स। अभी आप देखो, एलोकेशन मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कोई भी चीज़ है, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, जो दूसरे नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने को ही क्या बोलते हैं, एलोकेशन ऑफ फंड। अब आप क्लासरूम में देखो, जो आपके डेस्क वगैरह होते हैं जहाँ पर आप बैठते हैं, वो बिल्कुल प्रॉपर प्लेस पे है, फैन बिल्कुल प्रॉपर प्लेस पे है, लाइट्स, ट्यूबलाइट्स, बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड सब अपने प्रॉपर प्लेस पे है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप सोचो जहाँ पर आपका बोर्ड लगा हुआ है, वो बोर्ड सिर्फ छत पे लगा होगा, ऊपर जो आपके पास छत है आपके सर के ऊपर लगा होगा, तो आपको पढ़ने में कितनी मुश्किल होगी। तो उसे क्या बोलते हैं हम, अनएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ रिसोर्सेज का एलोकेशन ना होना, उसी को ही बोलते हैं, क्योंकि वो आपके लिए कंफर्टेबल ही नहीं है। तो आपका क्लासरूम जो आप देखो, जब आप एंटर करते हो, हर चीज़ उसके प्रॉपर प्लेस पे होती है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। वैसे ही अगर फाइनेंस को करना है तो प्रॉपर एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब थर्ड क्या है, मेंटेनिंग लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी ये जो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है। लिक्विडिटी को क्या होती है, शॉर्ट टर्म। लिक्विडिटी हमेशा क्या होती है कि शॉर्ट टर्म की नीड्स को कैसे मीट करवाना, एंश्योर सफिशिएंट लिक्विडिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ओब्लिगेशंस विद बैलेंस द नीड ऑफ लॉन्ग टर्म देमसेल्व्स सेफगार्डिंग द कंपनीज ऑपरेशंस। बेसिकली जी किसकी बात कर रहा है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात कर रहा है, कि आपके पास ऐसे फंड्स होने चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए जिससे शॉर्ट टर्म की नीड्स को पूरा किया जा सके। इस लिखा हो ना कि मीट, सेकंड लाइन में क्या लिखा कि लिक्विडिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है खर्चा खुर्चा ही, क्या उसी को क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेशन, जो आपको पे करना ही पड़ेगा। अब थर्ड क्या है, एंश्योर सोलवेंसी। सोलवेंसी लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होती है हमारी। वैसे सोलवेंसी अगर कहीं पे दिख जाए तो सोलवेंसी का मतलब नेचर ही लॉन्ग टर्म होता है। मॉनिटर फाइनेंशियल रेशोज एंड मैट्रिक्स टू मेंटेन सोलवेंसी, एंश्योर द कंपनी कैन मीट द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड सस्टेन फाइनेंशियल हेल्थ। तो बेसिकली ये कहाँ पर पढ़ते हैं हम, रेशोज, क्विक रेशो, करंट रेशो, फाइनेंशियल रेशो, वहाँ पर क्या आती है, सोलवेंसी आती है। तो सोलवेंसी को भी मेंटेन करना है हमने कि इतने हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड्स होने चाहिए जो लॉन्ग टर्म की लिक्विडिटी को भी, क्या लॉन्ग टर्म की ऑब्लिगेशन को भी क्या कर सके, मीट कर सके, और इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर सके। तो बेसिकली ये हमारी क्या थी, ट्रेडिशनल अप्रोच। अब आगे बढ़ते हैं मॉडर्न अप्रोच की तरफ। अब देखिए मॉडर्न अप्रोच में क्या है आपके सामने, एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। ये हमने पहले भी पढ़ा था ट्रेडिशनल में, और ये कहाँ पर भी है, मॉडर्न में भी है। अब एफिशिएंट का क्या मतलब होता है कि हर चीज़ उसके प्रॉपर प्लेस पे होना। द मॉडर्न अप्रोच प्रायोरिटाइज द ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड मेंटेन वेस्ट, ensuring that every dollar spent contributes to the firm's overall goals, or every rupees
एवरी रुपीज़। जो भी आप सिंगल पैसा भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हो वो भी उसके प्रॉपर प्लेस पर ही होना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं हम, एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन बोलते हैं। अभी यूनिवर्सिटी का ही एग्जांपल ले लो, अगर यूनिवर्सिटी में 13-14 डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट उसके एक प्रॉपर प्लेस पे है, उसको एक प्रॉपर बिल्डिंग दी हुई है कि अगर आपने जाना है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में, आपको पता है एल ब्लॉक में फिजियोथेरेपी है, फार्मेसी में जाना है डी ब्लॉक फार्मेसी में, इंजीनियरिंग बी ब्लॉक इंजीनियरिंग है, फिजिकल एजुकेशन एन ब्लॉक में जाओगे तो फिजिकल एजुकेशन पहुंच जाओगे, अगर एजुकेशन में जाना है ई ब्लॉक एजुकेशन है, बेसिक साइंस एफ ब्लॉक क्या है बेसिक साइंस, एग्रीकल्चर में जाना है जे ब्लॉक क्या है एग्रीकल्चर, लॉ में जाना है सी ब्लॉक क्या है लॉ डिपार्टमेंट। पता है ना क्यों, क्योंकि उसको उसका प्रॉपर प्लेस दिया हुआ है। उसी को क्या बोलते हैं एफिशिएंट एलोकेशन। कि अगर मुझे लॉ डिपार्टमेंट में कोई काम है, मैं 1 मिनट में कहाँ जाऊंगा, सी ब्लॉक जाऊंगा डायरेक्ट, कोई वेस्टेज नहीं होगी, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, कोई एफर्ट वेस्ट नहीं जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसे कैसे यूज होगा, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पैसा, हमने पैसे को प्रॉपर यूज करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 प्रोजेक्ट है, जैसे हम अभी क्लास में भी कर रहे हैं कैपिटल बस्टिंग में। ए प्रोजेक्ट है उसमें हम मुझे रिटर्न कितनी मिल रही है 14% रिटर्न मिल रही है, बी प्रोजेक्ट में कितनी मिल रही है 14.5% मिल रही है। अब अगर मुझे प्रॉपर यूटिलाइजेशन करनी होगी फाइनेंस की, तो मैं किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा जहां पर मुझे 14.5% रिटर्न मिल रही है, इसको क्या कर दूंगा नेग्लेक्ट कर दूंगा। अगर मेरे पास ऑप्शन है कि सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट लेना है, अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 2 प्रोजेक्ट ले लूंगा, ऑप्शन मतलब मेरे पास इतने फंड है, इतना पैसा है मेरे पास कि मैं दोनों के दोनों प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लूँ, तो मैं दोनों कर लूंगा। लेकिन अगर मुझे दोनों में से एक ही चूज करना है तो मैं प्रोजेक्ट बी के साथ जाऊंगा। क्यों, क्योंकि उसमें 0.5% मुझे ज़्यादा रिटर्न मिल रही है। इसी को बोलते हैं हम एफिशिएंट रिसोर्सेज एलोकेशन। इसी को क्या बोलते हैं एफिशिएंट रिसोर्सेज एलोकेशन। सेकंड क्या है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगी, रिस्क में फॉलोइंग एफिशिएंट रिसोर्सेज एलोकेशन टू फोकस शिफ्ट टू आइडेंटिफाई असेसिंग एंड मिटिगेशन फाइनेंशियल रिस्क्स। दिस प्रोएक्टिव स्टांस हेल्प सेफगार्ड द फर्म्स अससेट एंड एंश्योर स्टेबिलिटी इन वोलेटाइल मार्केट। अगर आपने सारा कुछ एफिशिएंटली किया होगा प्रॉपर रिसर्च के साथ किया होगा, प्रॉपर स्टडी की होगी, फंडामेंटल स्टडी किए होंगे, टेक्निकल स्टडी किए होंगे, तो रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। रिस्क आपने ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा मिटिगेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है विद द हेल्प ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, और विद द हेल्प ऑफ मतलब आपने जो क्या बोलते हैं उसे अनसिस्टमैटिक रिस्क को क्या कर दिया रिड्यूस कर दिया। हमने पढ़ा था कि अनसिस्टमैटिक रिस्क को कैसे रिड्यूस कर, हर किसी के बस की बात नहीं है अनसिस्टमैटिक रिस्क को रिड्यूस करना। कौन कर सकता है, जो प्रॉपर स्टडी करता, जो प्रॉपर रिसर्च करेगा, जो बंदा रैशनल है, जो रैशनल फाइनेंशियल मैनेजर है, जो रैशनल डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, वो क्या करेगा अनसिस्टमैटिक रिस्क को कम करेगा। कैसे, अगर उसको पता है कि डाइवर्सिफिकेशन लगानी है तो अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन उसको दूसरी तरफ ये भी पता है कि सिस्टमैटिक रिस्क को वो कम नहीं कर सकता, बहुत उसको फेस करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए उसको पहले ही सेफ प्ले करना पड़ेगा कि अगर फ्यूचर में कोई सिस्टमैटिक रिस्क आ गया तो हमारे पास ऐसी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, प्लान बी होना चाहिए, जिससे हम क्या कर सके सिस्टमैटिक रिस्क को हम कम तो नहीं कर सकते, रिड्यूस भी नहीं कर सकते, एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, लेकिन उससे थोड़ा बहुत बच जाए। तो अगर आपको ये सब पता है, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से चलते हैं तो ऑटोमेटिकली रिस्क क्या हो जाएगा मिटिगेट हो जाएगा। ये लिखा हुआ सारा कि सबसे पहले आपको इतना आइडेंटिफाई करने की आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, अगर आप इतने कैपेबल हो कि आपने सिस्टमैटिक रिस्क या किसी भी रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, तो मतलब आप उसको मिटिगेट भी कर पाओगे, रिड्यूस भी कर पाओगे। और थर्ड हमारे पास क्या है wealth maximization. Wealth maximization is a final step emphasize the ultimate goal of maximizing shareholders value. By integrating resource allocation and risk management, firms aim to enhance their market value and deliver sustainable return to investors. जे हम अभी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में भी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे बिजनेस में किसने पैसे लगाए होते हैं शेयर होल्डर्स ने। तो हमारा जो प्राइम मोटिव है, जब प्राइम कर्तव्य बनता है कि हम उनकी वैल्यू को एनहांस करें, उन्होंने जो पैसे लगाए हैं उनको उससे ज़्यादा पैसे अर्न करके दें, हम उनकी वैल्यू को बढ़ाएं, उनके अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करें। जो हमारा प्राइम मोटिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। तो बेसिकली अभी हमने डिस्कस कर लिया है ट्रेडिशनल अप्रोच में, मॉडर्न अप्रोच में। एक ओवरव्यू देता हूँ कि ट्रेडिशनल अप्रोच में सिर्फ और सिर्फ
ये बोला जाता है कि हमने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करनी है फाइनेंस की। जो पुरानी डेफिनेशन थी हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जैसे मॉडर्न डेफिनेशन है उसमें क्या लिखा हुआ कि भाई ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तो करनी ही करनी है, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ फंड्स करने ही करने हैं, लेकिन सबसे पहले प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड भी बहुत जरूरी है। पैसे तो हम बिल्कुल अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे, एलोकेशन ऑफ फंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, लेकिन पैसे आएंगे कहां से वो भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। तो वो जो पैसे कहां से आएंगे उसको क्या बोलते हैं, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, जो हम पढ़ते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस में, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, इंटरनल एक्सटर्नल, ये सारे क्या होते हैं, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स। और मॉडर्न में क्या है कि हमने अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को भी इंक्रीज करना है, साथ ही साथ रिस्क को मैनेज करना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। देखिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग द कंपनीज प्रॉफिट टू एनहांस ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड मार्केट कंपेटिटिवनेस। जबकि अदर हैंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या बोला हुआ है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एम्स मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ बाय इंक्रीजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एंश्योरिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ। सारा का सारा जो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है वो इसी दो पॉइंट्स के ऊपर ही टिका हुआ है, एक तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। अब देखो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर क्या बोलते हैं ये दोनों। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम किसकी तरफ भागते हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की तरफ। किसकी तरफ, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की तरफ, कि हमें प्रॉफिट हो जाए बस, हमें किसी से कोई लेना देना ही नहीं, हम अपने ही देखते हैं, हम अपने आप को जिसको बोलते हैं ना सेल्फिश। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम क्या होते हैं, सेल्फिश, हम सेल्फिश होते हैं, हमें सिर्फ अपना आप ही दिखता है, दूसरे का आप नहीं दिखता है, चाहे जिसने जो मर्जी हो, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। जैसे हमारी बॉलीवुड मूवीज में होता है कि कंपनीज क्या होती है कि बड़ी कंपनी थी वो छोटी कंपनी की, किसी छोटी कंपनी का कोई डायरेक्टर है, कोई मैनेजर है या कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसके घर वालों से किसी को, घर वाले किसी मेंबर को उठा लेते हैं और उनको क्या बोलते हैं कि भाई फोन करके कि अगर आपने ये काम बंद नहीं किया तो हम क्या करेंगे, आपके बच्चे को मार देंगे या ये कर देंगे वो कर देंगे, या इतने पैसे चाहिए हमें। वो क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि हमने अपने प्रॉफिट बनाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, अपना प्रॉफिट बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। या फिर आपने मूवीज में देखा होगा कई बार कि वो गांव में जाकर अपनी कंपनियां खोलना स्टार्ट कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि वो जो चीज़ है गांव में, जिससे केमिकल निकलेगा, धुआं निकलेगा, वो पानी को प्रदूषित करेगा, वहाँ पे रहने वाले लोगों को हजारों बीमारियां लगेंगी, उनका जो सर्वाइवल है, जहाँ लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, वो बहुत ही डाउन हो जाएगा। लेकिन कंपनी फिर भी करती, क्यों, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट बनाना चाहती है, उन्हें दूसरे बंदे से कोई मतलब नहीं, चाहे वो जहां मर्जी जाए, चाहे घाट में जाए, जहां मर्जी जाए, उनको तो अपना प्रॉफिट बनाना है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बोलते हैं। जो शॉर्ट टर्म इन नेचर होता है, अपनी मार्केट कंपेटिटिव्स को खत्म करना, कंपेटिटिवनेस जो होता है उसको खत्म करने को ही क्या बोलते हैं हम, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसके बिल्कुल अपोजिट क्या होता है हमारा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, बिल्कुल ही अपोजिट अगर हम देखेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो हमारा नेचर है वो क्या है, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म हमारा नेचर है, इंक्रीज करना है। अच्छा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सोलली किसको, किसके ऊपर डिपेंड है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे। इसको हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोलो या शेयर होल्डर वेल्थ बोलो, दोनों सेम ही है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में एक तो हम लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की तरफ देखते हैं, सस्टेन करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म सस्टेन करना चाहते हैं अपने प्रॉफिट को, अपने वैल्यूज़ को। और दूसरा, हम हमारा जो 99% जो फोकस होता है वो किस पे होता है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना। हम इसमें ये समझते हैं कि शेयर होल्डर्स ने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है, हम पे विश्वास करके पैसा लगाया, तो हमारा जो कर्तव्य बनता है कि हम उनकी जो वैल्यू है, जो उन्होंने पैसा लगाया है, जो उनका अर्निंग पर शेयर है, उसको इंक्रीज करें। और जो हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ हो वो, अगर हमारे फाइनेंशियल, अगर हमने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज किया, उनकी वैल्यू को इंक्रीज किया, उनका अर्निंग पर शेयर इंक्रीज किया, ऑटोमेटिकली फायदा किसका होगा, हमारी कंपनी का ही फायदा होगा। तो हमारा जो प्राइम मोटिव रहता है अंडर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वो यही रहता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हैं, हमें किसी दूसरे से कोई, हमें कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, चाहे वो जिए चाहे मरे, जो मर्जी, हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है, हमें कोई मतलब नहीं है किसी से। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम सबको लेके चलते हैं, सोसाइटी को भी लेके चलते हैं, शेयर होल्डर्स को भी लेके चलते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंट को भी लेके चलते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करनी जिससे इन्वायरमेंट हमारा हार्म हो,
ये भी हम देखते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में। अब दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, सपोर्टिव कुछ ऑब्जेक्टिव जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले तो आप देख लो कि ये हमने पहले भी पढ़ा कि एंश्योर लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म की नीड्स को पूरा करना। उसके बाद क्या है कि एफिशिएंट रिसोर्सेज, वही हम जो पढ़ते आ रहे हैं कि एफिशिएंट यूज़ करना रिसोर्सेज की, रिस्क मैनेजमेंट, ये भी हमने भी पढ़ा मॉडर्न अप्रोचेस में। तो ये क्या है, सपोर्टिव ऑब्जेक्टिव्स है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। इंपॉर्टेंट क्या है, शेयर होल्डर्स इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मैंने आपको पहले पढ़ा दिए कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं क्या लिखा है उसमें। इन्वेस्टमेंट में क्या लिखा है कि डिसीजंस इन्वॉल्विंग एलोकेटिंग फंड्स टू डिफरेंट एसेट्स एंड प्रोजेक्ट्स। तो अगर प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो कैपिटल बस्टिंग है, और एसेट की बात करेंगे तो हम हमारे पास क्या आता है, वर्किंग कैपिटल। तो हमने पढ़ा पहले कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमारे पास क्या क्या आता है, एक तो कैपिटल बस्टिंग आती है और दूसरा क्या आता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये दोनों क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं। इसका नेचर लॉन्ग टर्म होता है और इसका नेचर क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है। कैपिटल बस्टिंग में बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं हमारे पास। जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये भी किसके अंदर अंडर आता है, हमारा कैपिटल बस्टिंग में अंडर ही आता है। कैपिटल बस्टिंग प्रोजेक्ट लेते समय हम ये भी कैलकुलेट करते हैं कि भाई आज के 100 रुपये की वैल्यू क्या एक साल के बाद 100 रुपये की वैल्यू के बराबर होगी या नहीं। अगर नहीं तो कितनी होगी, कितने परसेंट से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कितने परसेंट से डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाना है, वो सारा का सारा हम किस में पढ़ते हैं, कैपिटल बजटिंग में पढ़ते हैं। तो कैपिटल बजटिंग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या आएगा, फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन में हमने पढ़ा है कि हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर आता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आती है, और हमारे पास क्या आता है, लीवरेज भी आती है। देखो टाइप ऑफ फाइनेंसिंग में क्या लिखा है, इक्विटी फाइनेंसिंग लिखी हुई है, रेज फंड्स फ्रॉम द इशूइंग शेयर्स, रेजिंग फंड्स थ्रू लोन्स एंड बॉन्ड्स एंड डेट फाइनेंसिंग। तो ये सारा फाइनेंसिंग से रिलेटेड ही है। देखो डेफिनेशन में क्या लिखे, फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व्स डिटरमिनिंग द बेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स फॉर द कंपनीज नीड्स। अब इसमें क्या लिखा है, डिटरमिनिंग द बेस्ट सोर्स ऑफ फंड। अब सोर्स ऑफ फंड्स किसके अंडर पड़ेंगे, जो भी हमने पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में, ये तो जो किसके अंदर आता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंडर आता है। सोर्स ऑफ फंड किसके अंदर आता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंडर आता है, कि कौन सा सोर्स हमें चीप पड़ेगा, सबसे सस्ता पड़ेगा, उसी को हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल डिसीजन के अंडर पढ़ेंगे। अब हमारा ये तो खाली आएगी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये स्लाइड थोड़ी सी गलत जगह आ गई, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं आखिर इसमें क्या लिखा है। इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में फोकस किस पे रहता है, शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में फोकस लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए होगा, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म। ये भी इंक्रीज करनी है हमने। अगर वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होगी, ऑटोमेटिकली फायदा किसका होगा, शेयर होल्डर्स का ही फायदा होगा। बेनिफिट क्या होते हैं इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, सिंपल टू मेजर एंड अंडरस्टैंड एंड इनकरेज इमीडिएटली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो हमें क्या हो जाता है, इमीडिएटली जल्दबाजी में जल्दी चीज़ें हमें अगर चाहिए, जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो हमें फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पीछे भागना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या बेनिफिट है, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, होलिस्टिक अप्रोच है, 360 डायमेंशन अप्रोच है, जो क्या करती है, ओवरऑल शेयर होल्डर्स की वैल्यू को कंसीडर करती है और प्रमोट करती है सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस का मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ्स। अब ड्रॉबैक क्या है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, अगर हम ड्रॉबैक की बात करते हैं तो में ओवरलुक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ कैन लीड द रिस्की बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए ही सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के जो एक हमारा पार्ट था उसको तो हमने मिस कर दिया। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में ड्रॉबैक क्या है, मोर कम्प्लेक्स टू मेजर, में रिक्वायर पेशेंस फॉर रिजल्ट टू मेटीरियलाइज। क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, शॉर्ट टर्म के लिए हमें कुछ नहीं दिखेगा। शॉर्ट टर्म के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे। 5 साल के लिए तो भूल ही जाओ कि कुछ होगा, उसके बाद हमें रिजल्ट दिखना स्टार्ट होंगे। तो जो ऑटोमेटिकली अपने आप में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक बहुत ही पेशेंसेबल जॉब है आपकी, क्योंकि 5 साल के लिए 10 साल के लिए आपको कुछ नहीं दिखने को मिलेगा। आपको सिर्फ किस पे डिपेंड हो आप, लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे बोला जाता है ना कि एसआईपी में कैसे पैसा कमाओगे आप, एसआईपी अगर आप 15 साल या 20 साल तक आपने पेशेंस नहीं दिखाया एसआईपी में, तो एसआईपी आपको अपना जादू नहीं दिखा सकती। एसआईपी का अगर जादू देखना होगा तो आपको 10 15 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, वेट करना ही पड़ेगा, तब जाकर एसआईपी अपना जादू दिखाएगी। कौन सा जादू दिखाएगी, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जादू दिखाएगी। ये तो आपको पता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट।
अब रिस्क मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे? अब रिस्क मैनेज हम सारे ही, अगर हम शुरू से ही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं, प्रॉपर जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जो रिस्क मैनेज है वो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, रिस्क की असेसमेंट करना, फिर रिस्क को ख़त्म करना और रिस्क को मॉनिटर करना। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले स्टेप में क्या लिखा हुआ है देखो, द फर्स्ट स्टेप टू इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइज पोटेंशियल रिस्क दैट कुड इम्पैक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो ये कब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? जब हम क्या करते हैं, जब हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग में ही हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रिस्क आइडेंटिफिकेशन, कि हमें आगे आने वाले टाइम में कौन कौन से प्रोबेबल जो रिस्क है उनका सामना करना पड़ेगा, जब पोटेंशियल रिस्क है उनका सामना करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको आएंगी। ये सब चीज़ कहाँ पर आप देखेंगे? प्लानिंग में ही देखेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट टीम है, अब उन्होंने पहले अपने जो रिस्क है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब टीम मीटिंग होगी, अब वो सबसे पहले क्या करेंगे, ये आइडेंटिफाई करेंगे कि पोटेंशियल रिस्क उनके लिए क्या हो सकता है। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चला हुआ है, तो इंडिया के लिए पोटेंशियल रिस्क क्या होने वाला है? सभी को पता है क्या होने वाला है, TRAVIS, ट्रेविस हेड। सबसे बड़ा रिस्क क्या है टीम इंडिया के लिए अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है? ट्रेविस हेड सबसे बड़ा। बाकी और भी है लेकिन सबसे बड़ा क्या है? ट्रेविस हेड। तो इस पर्टिकुलर रिस्क को कैसे मिटिगेट करना है? आज तक तो इंडिया नहीं कर पाई है मिटिगेट इस रिस्क को। नॉकआउट मैचेस में ही ये अपना चीजें दिखाता है, अपना प्रकोप रूप, जब इसका जो क्या बोलते हैं उसे हम, त्रिकोण रूप है वो दिखाता है ट्रेविस हेड अपने नॉकआउट मैचेस में ही। तो ये समझो कि प्लानिंग में क्या पता है उनको, इंडिया को जब प्लानिंग करेंगे कि ट्रेविस हेड उनके लिए क्या है, रिस्क है, तो इस रिस्क को कैसे मिटिगेट करना है, फिर वो क्या करेंगे, अलग अलग चीज़ें यूज़ करेंगे, इसके अंदर इसकी वीडियोस देखेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, इसका वीक पॉइंट ढूंढेंगे कि हाँ इस अगर पर्टिकुलर एरिया में हमने बॉलिंग की तो एक चांस है इसे आउट करने का। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, अपने जो अलग अलग चीज़ें होती हैं जहाँ अलग अलग पोटेंशियल रिस्क आने वाले हैं उनकी मिटिगेशन के लिए स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। अब और क्या लिखा कि दिस इंक्लूड्स मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क। तो रिस्क आपको कोई भी टाइप का देखने को मिल सकता है आपके उस पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या है, इसमें हमें मार्केट रिस्क देखने को मिल सकता है, क्रेडिट रिस्क देखने को मिल सकता है, ऑपरेशनल रिस्क और जो हमारा लिक्विडिटी रिस्क है। ये सारे रिस्क हमें हमारे इस बिजनेस के नेचर की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट। अब रिस्क असेसमेंट में क्या लिखा हुआ है देखो, वंस रिस्क कैन आर आइडेंटिफाइड द नेक्स्ट स्टेप इज टू इवेल्युएट देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट एंड लाइकलीहुड। अब हमने क्या कर लिया कि हमने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, ट्रेविस हेड को हमने क्या कर लिया, वही एग्जांपल लेके चलते हैं, ट्रेविस हेड को क्या कर लिया हमने, आइडेंटिफाई कर लिया, ये हमारा क्या है, रिस्क है, जहाँ प्रोबेबल पोटेंशियल रिस्क है हमारा। अब इसका ये हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट क्या डाल सकते हैं? आपको पता ही कि आपने 2-3 पिछली जो मैचेस में ट्रेविस हेड ने इंडिया के खिलाफ अच्छी बैटिंग की है, आप सभी को पता ही होगा कि वो किस हद तक इम्पैक्ट डाल सकता है, पूरा का पूरा मैच ही चेंज कर सकता था, वो कर सकता था नहीं, कर दिया उसने। तो ये हमें देखना पड़ता है कि जो हमारे पास पोटेंशियल रिस्क आ रहा है उसका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है हमारे बिजनेस पे। अगर ट्रेविस हेड आ गया तो मतलब मैच एक तरफ ही है, बाकी सारे प्लेयर एक तरफ है और ट्रेविस हेड अकेला ही एक तरफ, वो अकेला ही मैच को निकाल के ले जाएगा। तो हमें उससे पहले आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी असेसमेंट करनी पड़ती है कि कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है उसका हमारे ऊपर। फॉर एग्जांपल आप क्लासेस, आपने 1 महीने क्लासेस नहीं लगाई, आपने 1 महीने क्लासेस नहीं लगाई, ये आपका क्या था, रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया आपने कि भाई हमने 1 महीने क्लासेस नहीं लगाई और 1 महीने में 1 यूनिट जहाँ 1.5 यूनिट खत्म हो चुकी। अब आप उसका देखो कि वो जो 1.5 यूनिट है वो आपको खुद पढ़नी पड़ेगी, तो वो कितना इम्पैक्ट डालेगी आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर जब आप एमएसटी दोगे। जो बच्चे ने वो 1.5 महीने पढ़ा है और जो बच्चे ने वो 1.5 महीने नहीं पढ़ा है, उनकी दोनों की परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो जो पोटेंशियल रिस्क आपके सामने आया है वो आपकी उस परफॉर्मेंस पे कितना इंपैक्ट डालता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिस्क को असेसमेंट करना। दिस असेसमेंट हेल्प्स अस टू प्रायोरिटाइज रिस्क बेस्ड ऑन देयर सेवेरिटी एंड द ऑर्गेनाइजेशंस रिस्क टॉलरेंस। फिर वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग स्ट्रेटजीज बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, षड्यंत्र रचेंगे कि उसकी विकेट कैसे लेनी है, उसको कैसे नीचे गिराना है, उसकी कैसे टांग खींचनी है। तो ये सारी कैसे, अगर हम असेसमेंट नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम नहीं बना सकते।
ठीक है। अगर टीम इंडिया की बात करूं तो वो कैसे असेसमेंट करते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो उनके लिए खतरनाक प्लेयर उनको लगता है कि हाँ ये पूरे के पूरे मैच को चेंज कर सकता है, उसकी पिछली वीडियोस को देखते हैं, किस एरिया में वो वीक है उस एरिया को ही टारगेट करता है फिर उसका कॉम्पिटिटर्स। उसके बाद कि रिस्क को मिटिगेशन करना। अब मिटिगेशन कैसे होती है रिस्क की मिटिगेशन कैसे होगी, जब आपने जो अपना प्लान बनाया है, जब आपने अपने प्लान को जो भी आपने अपना प्लान बनाया है, अगर आप उसकी 100% एग्जीक्यूशन कर पा रहे हो तो उसी को क्या बोलते हैं, रिस्क मिटिगेशन है। हमने फॉर एग्जांपल इंडिया ने एक वीक पॉइंट ढूंढा है ट्रेविस हेड का, कि अगर उसे हम आउटसाइड ऑफ द ऑफ स्टंप बॉलिंग डालेंगे, लगातार ही डालते रहेंगे, अगर वो 4 चौके मार रहा है 4 छक्के मार रहा है, लेकिन वो फंसेगा वहां पर, अगर वो वहां पर फंसेगा ही फंसेगा। तो इंडिया ने क्या किया, टारगेट किया, एक ओवर में 6 की 6 गेंदें आउटसाइड दी ऑफ स्टंप डाली, 4 पे उसने छक्का मार दिया, लेकिन पंजवें में छक्का मारने के लालच में वो क्या हो गया, आउट हो गया। तो उसी को क्या बोलते हैं कि हमें जो है उस पर सक्सेस मिली, जो हमने एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बनाई थी, हम उस स्ट्रेटजी में सक्सेसफुल हो गए, और जो हमारा पोटेंशियल रिस्क था वो ट्रेविस हेड, हमने उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब उसका जो रिस्क है हमें नहीं है, इसी को क्या बोलते हैं, रिस्क मिटिगेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने 1.5 महीने क्लासेस नहीं लगाई और मेरी यूट्यूब पे वीडियो है, आपने वो 2-3 बार वीडियोस को गो थ्रू कर लिया, तो क्या होगा, जो आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ने वाला है, नेगेटिव इफेक्ट, अब वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने भी उस पर्टिकुलर बच्चे के जितना पढ़ लिया है जिसने रेगुलर वो 1.5 महीने में क्लासेस लगाई है। तो इसी को क्या बोलते हैं, रिस्क को मिटिगेशन करना, मतलब खत्म करना, रिस्क को खत्म करना। दिस में इन्वॉल्व्स, थोड़ा सा पढ़ते हैं और इसमें क्या लिखा हुआ है। This may involves diversifying investment, implementing control and purchasing insurance to protect against significant losses. अब याद करो कि सिक्योरिटी एनालिसिस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जब हमने क्या पढ़ा था, डाइवर्सिफिकेशन पढ़ी थी, तो डाइवर्सिफिकेशन में हमने ये भी देखा था रिस्क मिटिगेशन। रिस्क मिटिगेशन कैसे, जब हम मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी पढ़ी थी, जब हमने क्या पढ़ा था, जब हमने मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी पढ़ी थी, उसमें हमने क्या बोला था कि हम रिस्क को मिटिगेशन कर सकते हैं, मतलब रिस्क को खत्म कर सकते हैं। कैसे खत्म कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, विद द हेल्प ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। ये भी लिखा हुआ डाइवर्सिफिकेशन कैसे, जब हम अलग अलग सिक्योरिटीज में अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो हम उस पर्टिकुलर अनसिस्टमेटिक रिस्क को कम कर देंगे, अनसिस्टमेटिक रिस्क को मिटिगेट कर देंगे। तो डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है हमारी इन्वेस्टमेंट में। और लास्ट में क्या है हमारे पास, रिस्क मॉनिटरिंग। द फाइनल स्टेप इज टू कंटिन्यूसली मॉनिटर द रिस्क इन्वायरमेंट एंड द effectiveness of mitigation strategies. Regular reviews ensure that the organization can adapt to new risk and changing circumstances. अब हमें मॉनिटरिंग क्यों करनी पड़ती है, एक वर्ड जहां पर आप अगर देखो तो जहां पर क्या लिखा है, कॉन्टिन्यूसली। कॉन्टिन्यूसली क्यों देखें भाई हम, क्यों? क्योंकि जो इन्वायरमेंट है, जो टेक्नोलॉजी है, वो एवर चेंजिंग है, हर दिन पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजी आ जाती है, और अगर हमारे कॉम्पिटिटर ने वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडोप्ट कर ली है तो मतलब हम कंपटीशन से बाहर। तो इसलिए हमें रिव्यू करना पड़ता है एवरी डे अपने कंपटीटर्स को, टेक्नोलॉजी को, इन्वायरमेंट को, अपने रिस्क को, चैलेंजेस को, कि क्या नया चीज़ आ रही है जिससे हमें क्या करना पड़ेगा, compete करना पड़ेगा। अगर हमने उससे compete नहीं किया, अगर हमने उससे compete नहीं किया तो हम क्या हो जाएंगे, कंपटीशन से आउट हो जाएंगे, कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। जो नई टेक्नोलॉजी है वो हमें अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी। अगर हमारे कॉम्पिटिटर ने कर ली तो फॉर एग्जांपल कि एक चीज़ है, पर्टिकुलर नई टेक्नोलॉजी आई है, वो टेक्नोलॉजी हमारे कॉम्पिटिटर ने क्या कर ली है, अडॉप्ट कर ली, लेकिन हमने नहीं की। अब वो टेक्नोलॉजी से क्या फ़ायदा हो रहा है, जो चीज़ हम 10 घंटे में बना रहे हैं वो बंदा 30 मिनट में ही बना रहा है। तो खुद सोचो, हम तो कंपटीशन में है ही नहीं, हम तो वैसे ही बाहर हो गए। हम जितने भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना भी पैसा लगाएंगे, जितनी भी सैलरी दे रहे हैं, जितने भी रिसोर्सेज की एलोकेशन कर रहे हैं, सब का सब क्या हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगी। हमारे जो इन्वेस्टमेंट जितनी मर्जी एफिशिएंटली कर लें, फिर हमें रिटर्न नहीं मिलने वाला। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, ये सारी चीज़ों को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है कि कहीं क्या नया रिस्क आ रहा है, क्या नया इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, कोविड का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, किस किस बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस ऐसे ही बिजनेस में R&D टीम नहीं होती, वो R&D टीम क्या करती है, इसी चीज़ के ऊपर स्टडी करती रहती है और हमें बताती है कि हाँ भाई ये चीज़ें आ रही हैं, हमें भी ये चीज़ अडोप्ट करनी पड़ेगी।
कोई भी कंपनी है वो अपना सबसे ज़्यादा खर्चा किस पे करती है? R&D पे सबसे ज़्यादा खर्चा करती है, R&D पे सबसे ज़्यादा खर्चा करती है। अब आप देखते होंगे ना कि आईफोन, सबसे पहला आईफोन देख लो और अब का आईफोन देख लो, उसकी जो इनबिल्ट फीचर्स हैं वो तो चलो छोड़ दो, उसका जो आउटर लुक है उसमें भी तो कितना चेंज आ रहा है, उसमें भी कितना चेंज आ रहा है। वही चीज़ें तो क्या है, वही तो R&D करती है कि हमने कैसे शेप में चेंज करनी है, कर्व वाला बनाना है या रेक्टेंगल वाला बनाना है, जो हमारे कैमराज है उसकी लुक कैसे देनी है। जो कैमरा, अब कैमरा भी देख लो ना, कैमरे के स्टाइल कैसे चेंज हो रहे हैं, पहले एक लाइन में आता था, अब 3-3 कैमरे आ रहे हैं। बिल्कुल वो सारी चीज़ें कौन देखता है? R&D। अगर वो R&D इफेक्टिवली पहले अपने काम को नहीं करें और आपने ऐसे ही, फॉर एग्जांपल जो लेस का एक पैकेट होता है, अब वो 10 फुट का बना दो, तो क्या वो किसी को पसंद आएगा? नहीं आएगा पसंद। तो ये सारा किसका है? R&D का ही पार्ट होता है कि रिसर्च करने की मार्केट में क्या नया आ रहा है, कस्टमर की क्या प्रेफरेंस है, किस चीज़ को कस्टमर क्या कर रहे हैं, अब टारगेट कर रहे हैं, या कस्टमर का टेस्ट कैसे चल रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, अब जो करंटली जब प्रेजेंट टाइम में ट्रेंड है वो क्या चल रहा है। तो ये सारा काम कौन करता है? R&D करता है। और कैसे करेगा? अगर हम अपने अपने रिस्क को मॉनिटर नहीं करेंगे, मार्केट में क्या नया चल रहा है उसके साथ नहीं चलेंगे, नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो हम सर्वाइव नहीं करने वाले। हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, चाहे जितना मर्जी रिसोर्सेज की आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर लो। अब डिविडेंड डिसीजन भी हमने पढ़ लिया है कि डिविडेंड में क्या देखते हैं हम कि डिविडेंड देना है या नहीं देना है। अगर नहीं देना है तो उसे क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग बोलते हैं, जो रोक के रख लेते हैं। और जो दे देते हैं उसे क्या बोल देते हैं? पे आउट बोल देते हैं। इन्वॉल्व डिटर्मिनिंग द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूट टू द शेयर होल्डर एज ए डिविडेंड। अब टाइप्स क्या, बहुत सारे टाइप्स होते हैं डिविडेंड्स के, लेकिन जहाँ पर कुछ एक लिखे हुए हैं, जैसे रेगुलर डिविडेंड है, कंसिस्टेंट पेमेंट मे टू शेयर होल्डर्स टिपिकली इन ए क्वार्टरली बेसिस, जो हम बार बार देते रहते हैं उसको कंसिस्टेंटली बोलेंगे हम। स्पेशल डिविडेंड होता है वन टाइम पेमेंट मेड टू शेयर होल्डर्स ऑफर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेप्शनल प्रॉफिट। और स्टॉक डिविडेंड क्या होता है कि जब हम एडिशनल स्टॉक दे देते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे शेयर होल्डर्स के पास, किसी एक शेयर होल्डर के पास 1000 हमारे शेयर थे, हमने उनको क्या बोल दिया कि 500 शेयर हम आपको और दे देंगे एज ए डिविडेंड। तो डिविडेंड भी हम क्या कर सकते हैं? डिविडेंड एज ए स्टॉक भी दे सकते हैं, डिविडेंड एज ए प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं। प्रॉपर्टी जो है इंडिया में तो बैन है, लेकिन ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कैश में भी दे सकते हैं, जैसे मर्जी दे सकते हैं। बहुत सारे टाइप्स होते हैं हमारे डिविडेंड की, वो डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट के ऊपर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर की कैसे देना है। स्पेशल डिविडेंड क्या होता है? वन टाइम, जैसे प्रॉपर्टी दे दी, जब फॉरेन का ट्रिप ऑर्गेनाइज कर दिया, और जो वन टाइम अगर हमने अपने शेयर होल्डर्स को, देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको हमने क्या करना पड़ता है? डिविडेंड देना ही पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना ही पड़ता है। अगर हमने नहीं दिया तो वो डिविडेंड क्या हो जाता है? जुड़ता रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कुमुलेटिव। कुमुलेटिव की पहले साल का, दूसरे साल का, दोनों का ऐड हो गया, तीसरे साल का भी ऐड हो गया, चौथे का भी ऐड हो गया, पांचवें का भी ऐड हो गया, तो वो ऐड होकर क्या बना जाता है? कुमुलेटिव। तो फिर उनको हमें कुमुलेटिव डिविडेंड देना पड़ता है। ये भी हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अलग अलग थेरीज हैं, बॉल्टन मॉडल, गॉर्डन मॉडल, मोदी गिलानी मॉडल ऑन डिविडेंड थेरीज, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, ये हम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है। प्लानिंग वही होती है कि हमने रिस्क से बचने के लिए जो हम पहले ही स्टडी करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, एनालाइज हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे हम पहले, उसके बाद डेवलप करेंगे फाइनेंशियल मॉडल को, क्रिएट फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, रिव्यू एंड एडजस्ट प्रोजेक्शंस एंड इम्प्लीमेंट डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजीज। तो जी इस चीज़ को मैं आपको आगे वाली क्लास में पढ़ाऊंगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग ये बिजनेस के लिए भी ज़रूरी है और हमारे इंडिविजुअल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब गरीब जो बंदा है वो और गरीब क्यों हो जा रहा है? क्योंकि वो गरीब बंदा क्या नहीं कर पा रहा है? फाइनेंशियल प्लानिंग ही नहीं कर पा रहा है ढंग से। उसको पता ही नहीं है कि उसने इमरजेंसी फंड कितना रखना है, उसको पता नहीं कि उसने इंश्योरेंस लेनी है या नहीं लेनी है, उसको पता ही नहीं है कि लाइफ इंश्योरेंस और जो हमारी दूसरी इंश्योरेंस होती है उस इंश्योरेंस में क्या है फ़र्क है। उसे पता ही नहीं है कि हमने FD में पैसे डालने हैं या नहीं डालने। उसको पता ही नहीं है कि हमने सेविंग अकाउंट में पैसे रखने हैं या नहीं रखने। उसको पता ही नहीं है कि जो इन्फ्लेशन है वो 6% से बढ़ रही है और सेविंग अकाउंट में 4% का ही इंटरेस्ट जहाँ रिटर्न मिल रहा है, उसको पता ही नहीं है ये सारी चीज़ें। तो अगर इसी की वजह से क्या हो रहा है, जो हम देखिए कि हमारी जो पर्टिकुलर इंडिया है उसमें जो पॉपुलेशन है, जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। क्योंकि इन्फ्लेशन तो बहुत ही तरीके से बढ़ रही है। और फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रही है हमारी? अलग से ज़्यादा टैक्स रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए, और ज़्यादा रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए अब मिडिल क्लास को टारगेट किया जा रहा है, ये तो आप सभी को पता ही होगा।
अभी तो चलो इस पर्टिकुलर बजट में थोड़ी सी राहत मिली है, अगर राहत नहीं मिलती तो काम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता। चलो थोड़ी सी राहत मिली है और आशा करते हैं कि आगे भी ऐसी ही राहत मिलेगी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज वेल एज इंडिविजुअल, और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करें या कंपनी की ही बात करें। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो समरी में क्या होती है कि अगर हम समरी की बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो क्या है, द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनकम्पासेस द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगर जहाँ पर अच्छा फाइनेंशियल नहीं लिखा होता तो जहाँ पर भी फाइनेंशियल नहीं होता। अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होता, ऐसे रिसोर्सेज होता तो जहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं होती, कुछ और मैनेजमेंट होती। तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम किसको मॉनिटर करेंगे, किसको ऑर्गेनाइज करेंगे, किसको कंट्रोलिंग करेंगे, किसकी प्लानिंग करेंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की। क्यों? ताकि हम जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव कर पाए, और जो फोकस करेंगे ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोचेस दोनों पे, कि पैसा लेके कहाँ पे आना है, अच्छा कैसे लगाना है, एफिशिएंटली कैसे लगाना है, रिस्क को कैसे कम करना है, और शेयर होल्डर्स की वेल्थ को कैसे इंक्रीज करना है। इसी को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी चीज़ है वो हमने पढ़ ली है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है हमारी, जो हमने 3 डिसीजन पढ़े थे जे वाले, जिस जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन, सारी की सारी जो हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो इसी के ऊपर टिकी हुई है। तो ये थी हमारी आज की फर्स्ट यूनिट जो हमने टारगेट की थी। इसमें आई होप सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट जो है वो रह गया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो हम आगे वाली वीडियो में उसे कवर कर लेंगे। तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। एक ही वीडियो में आपको सारी की सारी जो फर्स्ट यूनिट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि नया चैनल है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो वीडियो है उसकी रीच और भी बढ़ सके। अगर किसी भी चीज़ में कोई डाउट हो छोटा मोटा भी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आप स्पेशली वीडियो चाहते हैं उसके ऊपर भी कमेंट करके बता दें, वीडियो बन जाएगी। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नए दिन किसी नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक तो क्या होगा, फर्स्ट सेकंड यूनिट को ही टारगेट करेंगे, और जो हमारे जो 2 पर्टिकुलर टॉपिक रह गए हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में उसको भी टारगेट करेंगे। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, अब मिलते हैं नए दिन, तब तक के लिए जय हिंद।